अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 20 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 20 में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स। नाउ इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसको डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट हम उसको इनिशियलाइज करना देखेंगे। नाउ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर और साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ये तमाम टॉपिक हम इसी लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो नाउ बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो कि है स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर? अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर के हमारे पास वेरिएबल का कलेक्शन है जिसको हम सिंगल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर को मैं आपको सादा और आम अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ एक एग्जांपल से, तो जिस तरह से आप लोगों ने अगर कभी किसी स्कूल या कॉलेज का एडमिशन फॉर्म देखा होगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। अब उस एडमिशन फॉर्म पे होता क्या है कि बेसिकली आपके पास पहले से कुछ लिखा लिखाया टेक्स्ट मौजूद होता है, और जहाँ जहाँ टेक्स्ट आपको लगता है कि चेंज होना है, जैसे कि नाम हर बच्चे का डिफरेंट होता है, उसकी एज डिफरेंट होती है, उसका फ़ोन नंबर डिफरेंट होता है, उसका एड्रेस डिफरेंट होता है, और कहाँ से उसने मैट्रिक पास आउट किया है, कहाँ से उसने अपनी डिग्रीज कंप्लीट किया है, इस तरह का जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे पास ब्लैंक दिए होते हैं ताकि वो फिलअप हों। बाकी जो चीज़ होती है वो हमारे पास हर एडमिशन फॉर्म में सेम रहती है। तो सेम ऐसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना चाहिए कि हम लोग पहले से एक प्रोटोटाइप बना के रखें जहाँ सिर्फ अगर नया यूज़र है तो अपने सिर्फ उन्हीं ब्लैंक्स को फिल करता जाए और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज स्टोर है। मतलब ये कि हमें अब हर स्टूडेंट के लिए या हर एक यूज़र के लिए नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा उसका डेटा स्टोर करने के लिए। हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप बना के रख देंगे जिसको स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अब जो नया यूज़र आएगा उसी प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करेगा और उसी वेरिएबल के अंदर उसी वेरिएबल के नाम से हमारा जो है डेटा स्टोर करा देगा। मतलब कि वेरिएबल डिफरेंट होंगे लेकिन उस वेरिएबल का जो नाम है ना वो सेम होगा, एक ही नाम होगा। ठीक है, यानी कि एक नाम पीछे उसके जो वेरिएबल है ना वो ज़्यादा। इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। दीज आर द वेरिएबल कैन बी डिफरेंट टाइप। ये वेरिएबल्स हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के हो सकते हैं। इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट में भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग में भी हो सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं। हर एक चीज़ आप लोग इसमें स्टोर करा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने जस्ट लाइक एरेस में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि एरे में सिर्फ अगर आप जो सा डाटा एंटर करवाएंगे सिर्फ उसी तरह का डाटा एंटर करा सकते हैं, नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में हम अगर एक वेरिएबल हम लोगों ने इंटीजर बनाया तो दूसरा हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। एंड ईच हैज़ अ नेम दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। और हर एक वेरिएबल का अपना एक मखसूस नाम होगा, उसकी अपनी एक डाटा टाइप होगी। तो ये होगी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। नाउ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है C++ में। तो स्ट्रक्चर हमारे पास याद रखें कि जो मेन सेक्शन होता है हमारा इंट मेन वाला, उसी से ऊपर वाली जगह पर हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। अब सिंटैक्स क्या है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो रिजल्ट वर्ड है वो लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर का नाम लिखना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, मैंने स्ट्रक्ट लिखा, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर का नाम जो था मेरा स्टूडेंट, मैंने उसका नाम लिखा है। सेम लाइक अगर आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट याद हो C++ में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर और क्लास किस तरह से वर्कआउट करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, देन आप लोग करली ब्रेस लगाएंगे और इस करली ब्रेस के लास्ट में देखिए मैंने सेमीकोलन लगाया। तो ये सिंटैक्स मिस नहीं करना, अगर आप ये मिस करेंगे तो एरर आएगा। और देन इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए मैंने ना दो डेटा टाइप्स को लिया इस टाइम। एक करैक्टर है, दो करैक्टर की है, और एक मेरे पास फ्लोट है। तो यहाँ से पता लगा कि हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अरे में क्या होता था कि डिफरेंट डेटा टाइप आप यूज नहीं कर पाते थे, बट स्ट्रक्चर में क्या है कि आप लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दो एरे बनाई, एक नाम, एक एड्रेस और एक GPA। अब देखिए ये वो मैंने प्रोटोटाइप एक किस्म की बना ली। अब हर दफ़ा जो भी नया स्टूडेंट आएगा वो अपना नाम, अपना एड्रेस और GPA अलग अलग डालेगा। बाकी जो उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होगी वो सबके लिए सेम ही शो होंगी। तो अब मैं इसको आपको जरा VS कोड पे करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पर देख लें आप लोग कि मैंने यहाँ पर आप ही के जो हैंडल्स हैं उन्हीं में से एक कोड यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी IO स्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। अब आपके जो नोट्स में था ना वो यहाँ पर .h लिखा हुआ था, लेकिन जो VS कोड है वो .h को एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखा रेड लाइन होगी, एरर आ रहा है, तो इसलिए ये .h मैंने यहाँ से हटा दिया। दूसरा ये कि आपके नोट्स में ये यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लगा होता। अगर आप लोग ये नहीं यूज़ करेंगे तो आप लोग सी-इन और सी-आउट के फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल से std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये कि आप लोग ये लाइन इंक्लूड कर दें। तो ये मैंने यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड कर दिया। नाउ अब डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है? स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए वहीं स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे और स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 एरे बनाई है, एक का नाम है नेम और एक का नाम है कोर्स। अब ये एरे मैंने करैक्टर की बनाई है क्योंकि आपको मालूम हो, अब ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग असल में देना चाह रहा हूँ क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा, और आपको ये याद रखना है कि जो स्ट्रिंग होती है वो अरे ऑफ करैक्टर्स होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करैक्टर डेटा टाइप लिया और उसको एक अरे की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करा दिया, लेकिन ये मैं स्ट्रिंग में स्टोर कराऊंगा, देखेंगे कैसे आगे। उसके बाद मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल लिए, एक एज और एक ईयर। अब इस स्ट्रक्चर बनाने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे बार बार कोई भी, अब स्टूडेंट हर क्लास में एक तो नहीं होता ना, मल्टीपल्स होते हैं, तो हर बच्चे का जो स्टूडेंट का मुझे डेटा, नाम, कोर्स, एज और ईयर है, मुझे अलग-अलग वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक स्टूडेंट है 1, तो मैं ये नहीं करूँगा कि स्टूडेंट 1 लिखूँगा और उसकी जो एज होगी वो लिखूंगा, इस तरह से एक वेरिएबल बनाऊंगा, इस तरह स्टूडेंट 2 आएगा उसकी एज का वेरिएबल रहता है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो इससे बचने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सिंपल, और इसका कोई फंडा भी नहीं है। और लास्ट में आप लोग एक सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे, नहीं तो एरर आएगा। नाउ ये ना इंट मेन है ना, इसी से ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं। सो इनिशियलाइज करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या होता है कि जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया होता है उसका नाम, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वही स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब ये कि अब मेरे पास जो स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेरे एक स्टूडेंट आ रहा है जिसका नाम है S1 स्टैंड फॉर स्टूडेंट 1। उसका डाटा है ये अली CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम। देखे जो मैंने पहले 2 डाटा दिए हैं ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अब ये डाटा जो है मैंने करली ब्रेस में दिया, ये आप लोगों ने इसी तरह ही देना होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट डाटा नहीं देना चाहते तब आप लोग इसको सी इन भी करवा सकते हैं फॉर लूप के जरिए, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन होते हैं। बट जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर कराए हैं, देखे पहले नाम और दूसरा कोर्स, सेम उसी तरह यहाँ पर भी आर्गुमेंट आप लोगों ने पास करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो तब भी एरर आएगा। तो देखिए मैंने पहले 2 में आपको बताया कि मैंने ये स्ट्रिंग बनाई है, लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज जो डिक्लेयर किया था वो करैक्टर की शक्ल में किया था। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमारे पास एरे ऑफ करैक्टर होती है। तो देखिए पहले मैंने स्ट्रिंग में नाम पास किया, उसके बाद कोमा लगाया और देन मैंने कोर्स का नाम लिखा तमाम स्ट्रिंग में, और उसके बाद अगेन कोमा, और ये 22 मेरी एज आ गई और 2022 हमारे पास क्या आ गया, ईयर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर के अंदर डाटा शिफ्ट कर देते हैं। नाउ ये जो लास्ट में सी आउट मैंने तमाम लिखे हुए ये डिस्प्ले कराने के लिए, ये इसका तो आप लोगों को पता होगा, डबल कोट्स में डाटा सारा वैसे डिस्प्ले हो जाता है। मेन बात इसमें ये समझने की है कि हम इसका डाटा अब एक्सेस किस तरह कर पाएंगे। अब देखें जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना S1, उसी ऑब्जेक्ट को हम सी आउट में लिखेंगे और साथ डॉट ऑपरेटर के साथ हमने जो चीज़ उसकी एक्सेस करनी होती है वो लिखते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने नेम एक्सेस करना है S1 का, तो मैं लिखूंगा S1 डॉट नेम। इससे होगा क्या कि S1 का जो नेम है ना अली, ये मुझे प्रिंट होके आ जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप इसको रन करके दिखा देता हूँ और देन हम लोग देखते हैं कि आगे इसको किस तरह से किया जाता है। ओके, इसको रन करते हैं। ये रन होके आगे देखें, सबसे पहले ये डिस्प्लेइंग द स्ट्रक्चर डाटा मेंबर्स, ये आ गया, द नेम इज़ अली, और यहाँ पर कोर्स और हर चीज़ मेरे पास एक लाइन में प्रिंट हुई नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे द कोर्स इज़ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, द एज इज़ 22 एंड द ईयर इज़ 2002। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स को किस तरह से एंटर कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे सिंपल, जैसे कि यहाँ पर मैं S1 को हटा के S2 करूँगा और इसकी जगह मैं नाम चेंज करके लिख देता हूँ। इसकी जगह मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो नाम मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर अहमद लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा पंगा नहीं करते, इसको यहाँ CS202 कर देते हैं, और ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को यहाँ से हटा देते हैं बस, और यहाँ पर जो है एज कर देते हैं 19, और यहाँ पर जो है इसको हम लोग कर देते हैं 2006। तो अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो ऑब्जेक्ट 2 को, तो मैं सेम यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ जहाँ मैंने S1 लिखा हुआ था वहाँ मैं उसको S2 कर दूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। सेव करूँगा और इसको अगेन रन करेंगे, तो मेरे पास जो है देखे द नेम इज़ अली, अहमद, द कोर्स इज़ CS202, एज 19 और ईयर जो आ गया वो 2006 आ गया। अब यहाँ पर मसला ये है कि ना हम क्या हर दफ़ा ये सी आउट दोबारा लिखेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए? नहीं, आप लोग एक फॉर लूप लगा सकते हैं और जितने आपके ऑब्जेक्ट हो ना उसको काउंट करके वहाँ फॉर लूप की कंडीशन में पास कर देंगे और हर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स वहाँ पर स्टोर करा देंगे, तो आपका
हर एक का नेम प्रिंट होके आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लूप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होंगी तो वो उसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। एंड लास्ट में हमारे पास एक इसमें ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ये हमारे पास किसी भी डेटा टाइप का जो साइज़ है उसको ना हमें मालूम करके बताता है। जैसे कि इंट है, इंटीजर, उसको मैंने अगर साइज़ मालूम करना हो कि इंट हमारी मेमोरी में कितने बाइट्स रिजर्व करता है तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ इंट, तो वो मुझे बता देगा कि आपका जो ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास 4 बाइट रिजर्व करता है। बट इसी तरह अगर मुझे स्ट्रक्चर का साइज़ मालूम करना हो कि स्ट्रक्चर मेरी मेमोरी में कितना साइज़ रिजर्व कर रहा है तो उसको भी मालूम करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स में देखिए, सबसे पहले लिखेंगे साइज ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और S1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइज ऑफ और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है S2 उसका मैं साइज अगर मालूम करना चाहूँ तो उसको मैं किस तरह से कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसको सी आउट भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो सी आउट भी तो लिख ले। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी आउट साइज ऑफ S2। इसको आप मज़ीद भी खूबसूरत बना सकते हैं जैसे आप चाहें, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में देखें, सबसे पहले तो इसका डेटा प्रिंट हो के आ गया, लास्ट में देखिए 200 प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 200 मेरे पास क्या है, 200 मेरे पास साइज़ है इस ऑब्जेक्ट का। मतलब ये कि S2 जो है वो 200 बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं मेरी मेमोरी में। तो इस तरह से आप लोगों का ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर वर्क करता है। नाउ अब हम आपके हैंड्स आउट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हमने मज़ीद पढ़ना है। सो हैंड्स आउट में आपके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाकी जो चीज़ें बताने वाले थे वो मैंने बता दी। यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है, उसके अंदर भी सेम सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया गया है नेम, कोर्स, एज और GPA की मदद से। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो तब आप उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट के लिए तो सी आउट लिखने नहीं बैठेंगे ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने फॉर लूप यूज़ किया हुआ है। तो यही फॉर लूप आप सिर्फ दे सकते हैं जहाँ उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर देखें उसने ऊपर 10 दिया हुआ है कि भाई मेरे 10 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो 10 तक की फॉर लूप चलेगा और 10 नंबरों तक ही जो है वो उसका डाटा प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा। देख रहे हो, जो मेरे पास स्ट्रक्चर था उसको मैंने एज अ इंडेक्स पास किया और इंडेक्स में हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। इस तरह से वो सारा डाटा जो है ना उसका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।